नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। अतः हम यहाँ आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक से संबंधित जितने आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस चैप्टर से हम वीडियो लेके आ रहे हैं आपके। हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है या जिन साथियों ने नहीं देखा है, वो पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें एक बार जाके। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान के नाम से, क्योंकि हम यहाँ जो कक्षा 10 की जो सामाजिक विज्ञान है, उसी के चैप्टर यहाँ देख रहे हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि अ, इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो चलती है, उसमें जो दूसरा पार्ट आपके चलता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय या भारत में राष्ट्रवाद। उस चैप्टर के हम यहाँ प्रश्न आंसर देखने वाले हैं, जो कि जो बोर्ड ने जो पैटर्न बनाया है उस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। जैसा पैटर्न बनाया है कि कैसे क्वेश्चन आने चाहिए इस एग्जाम में। तो चलते हैं हम और इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर देखते हैं। पहले तो आपको साथियों में बता दूं, पार्ट का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद का जो है होना चाहिए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रवाद एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें जो है, ये राष्ट्रवाद अभिव्यक्ति है जिसमें जो है व्यक्ति अपने जो निजी हित होते हैं, व्यक्ति अपने क्या निजी हितों से ऊपर किसको रखता है, राष्ट्र हित को। ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति अपने निजी हितों से या व्यक्तिगत हितों से राष्ट्र हितों को सर्वोपरि रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गई? एक बार कमेंट करके आप बता दिए। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या, व्यक्ति अपने निजी हितों से ऊपर किसके हितों को रखेगा, राष्ट्र के हितों को, उसको हम क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके, और हम कहाँ देखेंगे ये अपने पूरे चैप्टर में, भारत में, इंडिया में। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसी के संदर्भ में हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं हम और देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, साथियों हमारा कि महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया। तो महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था, आपकी किताब में जो है साफ साफ दे रखा है कि गांधी जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी अफ्रीका से वापस कब लौटे भारत में, 1915 में। और एक साल वह उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, और एक साल भ्रमण करने के बाद यानी कि 1915 में वो भारत लौटेंगे, 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटेंगे। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915। उसके बाद एक साल उन्होंने भ्रमण किया, यानी कि 1916 तक वह भारत का उन्होंने एक बार ठीक से देखा, यहाँ के लोगों को समझा। उसके बाद अगले ही साल यानी कि 1917 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह यहाँ पे किया, और वो सत्याग्रह कहाँ किया, चंपारण में। ठीक है साथियों, याद रह जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में किया, और वह कहाँ किया, चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है बहुत ही। तो महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में और बिहार में। ठीक है, आगे चलते हैं। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया, ये तो सभी को पता है कि रोलेट एक्ट एक कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ये कानून रोलेट एक्ट, इसमें क्या था कि इसको हम बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी बोलते हैं। ये 1919 में उनके द्वारा लाया गया था साथियों। कब लाया गया था, 1919 में उनके द्वारा लाया गया था। इसको बोलते हैं रोलेट एक्ट। ठीक है, सर सिडनी रोलेट की कमेटी के द्वारा एक सिफारिश के आधार पर ये लाया गया था। तो 1919 अपना आंसर हो जाएगा। अब है साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी इजी क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, आपको पता है साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। ध्यान रखना है, साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। एक सवाल और पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 7 सदस्य थे। और ध्यान रखना इसमें भारतीय कितने सदस्य थे, तो इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसमें भारतीय कितने सदस्य थे,
तो भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था, सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज या गोरे लोग थे। इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत कमीशन। ध्यान रखना, इसको श्वेत कमीशन भी बोलते हैं। और इसके बाद ध्यान रखना इसमें, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था साइमन गोबेक के नारे के साथ, क्योंकि भारतीयों का कहना था कि इसको भारत के संबंध में रिपोर्ट देनी है, भारतीयों के संबंध में रिपोर्ट देनी है, तो इसमें कोई भारतीय सदस्य है ही नहीं, तो ये कैसे तय करेगा कि भारत में शासन सही चल रहा है या सही नहीं चल रहा। तो साइमन गो बैक के नारे के साथ इसका स्वागत किया था बंबई की सड़कों पे, हर जगह। ध्यान रखना है, तो साइमन कमीशन आया था 1928 में, ठीक है, फरवरी 1928 में यह भारत आया था, और इसमें 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय नहीं था। आगे है पूना समझौता, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ है, आप बताइए साथियों, पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ है। पूना पैक्ट, तो ध्यान रखना है, ये पूना समझौता आपको मैं बता दूं पहले तो आपको, ये पूना समझौता 1932 में होता है साथियों। कब होता है, 1932 में होता है। और यह पूना समझौता है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है, ये 1932 में। ध्यान रखना है, तो अपना पूना पैक्ट या पूना, उसको पैक्ट यानी समझौता होता है। पैक्ट यानी क्या होता है, समझौता। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुणे जिसको पुणे बोलते हैं, पूना, वहां पर ये समझौता होता है, इसीलिए इसको पूना पैक्ट बोलते हैं। तो पूना समझौता जो है, ये महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य कब हुआ था, 1932 में, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। आगे हम चलते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है। ये तो सरल इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है, ध्यान रखना है। हिंद स्वराज किन की पुस्तक है, महात्मा गांधी की, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी की। दांडी मार्च, दांडी यात्रा या दांडी मार्च भी बोलते हैं, जो कि कब शुरू की गई, जैसा कि नाम में पता है, नाम अगर आप पढ़ोगे साथियों, क्या है, दांडी, आगे क्या है, मार्च। इसका मतलब मार्च के महीने में तो शुरू की होगी, तो देखो इसमें तो जनवरी है, नहीं होगा, इसमें जून है, नहीं होगा, इसमें जुलाई है, नहीं होगा, मार्च कहाँ है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1930। क्योंकि देखो इसमें भी 1930 है, इसमें भी 1930 है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें भी 12 तारीख है, इसमें भी 12 है, इसमें भी, तो ध्यान रखना है मार्च है। मार्च, मार्च का मतलब तो यही तो है कि मार्च के महीने में इन्होंने शुरू की। तो दांडी से इन्होंने शुरू की थी, सॉरी साबरमती से इन्होंने शुरू की थी, और दांडी तक ये यात्रा की थी। कहाँ से शुरू की थी, साबरमती से शुरू की थी, और कहाँ तक की थी, दांडी तक। इसको नमक यात्रा बोलते हैं, दांडी मार्च बोलते हैं इसको। और यह शुरू की थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, जब अंग्रेजों ने नमक पे कर लगाया था। उस कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने ये मार्च किया था, कब, 12 मार्च 1930 को। इसको हम बोलते हैं दांडी यात्रा। ध्यान रखना है, 12 मार्च से लेके ये रही थी 6 अप्रैल तक। कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक। तो ध्यान रखना, कॉपी में नोट जरूर कर लेना, दांडी यात्रा या दांडी मार्च लिखोगे, फिर लिखोगे शुरुआत, तो शुरुआत होती है 12 मार्च 1930, कहाँ से, साबरमती से, कहाँ तक, दांडी तक। और कब जाके खत्म होती है, 6 अप्रैल 1930 को दांडी जाके यात्रा समाप्त होती है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। ध्यान रखना है, कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में ये घोषणा रखी गई थी, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और वह अधिवेशन था कांग्रेस का लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में। और यह अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ध्यान रखना है। और उन्होंने स्वराज, स्वाधीनता दिवस मनाने का भी ऐलान किया था, और वह स्वाधीनता दिवस मनाने का उन्होंने फैसला लिया था 26 जनवरी को। ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस अपने यहाँ मनाया गया था। और पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। और कब की गई थी, 1929 में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1929। आगे हम चलते हैं, सीमांत गांधी किसे कहा गया। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी। तो ध्यान रखना है, यहाँ अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम वाला जो सिंध वाला ये इलाका है, उत्तर पश्चिम वाला, उन क्षेत्रों में मतलब गांधीवादी एक प्रमुख नेता हुआ करते थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो खान, अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, सीमांत
गांधी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला है चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखना है, चोरी चोरा कांड, जैसे आपने असहयोग का नाम सुना होगा, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन की जो समाप्ति होती है वो इसी कांड से होती है। कौन से आंदोलन की? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कौन से कांड से होती है? चोरी चोरा। और चोरी चोरा ये गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह चोरा चोरी पड़ता है, और यह घटना हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। ध्यान रखना है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना हुई? चोरी चोरा कांड हुआ। और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? दलित यानी कि इसको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बोलते हैं, दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन की इसकी स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। और इसकी स्थापना कब की थी आप देख लीजिएगा, इसकी स्थापना 1930 में की है साथियों अम्बेडकर ने। ठीक है ना, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की है? 1930 में। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ध्यान रखना है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब की है? 1930 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही मतलब यूं कहे कि सभी को ये क्वेश्चन याद रहता है, और याद होना भी चाहिए, क्योंकि एक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है ये। अगर भारतीय इतिहास के जितने हत्याकांड आप देखोगे उन सब में अगर सर्वोपरि रखा जाता है तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे ऊपर नाम आता है। ध्यान रखना, यह घटना जो है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के कौन से शहर में? अमृतसर में। ध्यान रखना है, यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर जालियांवाला बाग कहां पर है, तो यह पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है पंजाब के, ध्यान रख, पंजाब के कहां पर? अमृतसर में यह जालियांवाला बाग स्थित है। और यहीं पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज जो जनरल था, जनरल डायर, यह ध्यान रखना है, जनरल डायर ने यहाँ पर जो है निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें लगभग 1000 या उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि सरकारी रिपोर्ट तो 350-400 के आसपास ही बताती है, लेकिन वास्तविक में लगभग 1000 या इससे भी ज्यादा लोग मारे गए होंगे वहां। ठीक है ना, तो ये घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, जो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन शुरू होने का प्रमुख कारण लिखिए। कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया? नाम आपने सुना होगा खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया? तो तुर्की में क्या था कि मुस्लिम जो शासन है उसका प्रमुख जो व्यक्ति हुआ करता था, खलीफा जिसको बोलते हैं, तो वो तुर्की में बैठता था। तो तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण विश्व के सभी मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो आपको इतना से ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें डिटेल नहीं जानी है भाई। खिलाफत आंदोलन यह खलीफा की सत्ता को लेकर किया गया था इस्लाम में, और बाद में गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ भी क्या कर लिया था? मर्ज कर लिया था, ये भी ध्यान रखना है। तो खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, इस कारण विश्व के सभी मुसलमानों ने यह आंदोलन किया था, और उसका असर भारत में भी देखा गया था। अली बंधुओं के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। किसके नेतृत्व में? अली बंधु, शौकत अली, और एक और था इनका भाई। तो अली बंधुओं के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? असहयोग आंदोलन ये आपको ध्यान रखना है 1920 में शुरू किया गया था, और बाद में 1922 में 5 फरवरी 1922 को जो चोरी चोरा के कांड होता है उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसा कि नाम से आप देख लो, असहयोग यानी कि सहयोग नहीं करना। तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? स्वराज्य प्राप्ति करना, यानी कि जब आप अंग्रेजों का सहयोग नहीं करोगे, तो सहयोग क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। तो ध्यान रखना है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वराज या स्वतंत्रता। तो असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, यह असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला है, बारदोली किसान आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये तो जो है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और
पूछा जा सकता है बिल्कुल। बारदोली ये गुजरात का एक इलाका है। बारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में। मैप में पूछा जा सकता है आपके, बारदोली गुजरात में, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था 1928 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ध्यान रखना है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और बारदोली सत्याग्रह कब होता है? 1928। ठीक है, आगे हैं। भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ये हमें इस पे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? अभी बताया था, बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 1900 बोलिए बोलिए, 1928। भारत में साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। कितने सदस्य थे? 7। भारतीय कितने थे? 0, यानी कि कोई नहीं था, इसीलिए इसका क्या किया गया? विरोध। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसका क्या किया गया? विरोध। ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों किया गया? कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 मार्च 1931 को। महात्मा, एक तरफ तो गांधी है, यानी कि महात्मा गांधी जी है, और एक तरफ लॉर्ड इरविन है, जो उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। कौन? लॉर्ड इरविन। तो ध्यान रखना है, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931 को, जिसको हम क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते के तहत गांधी जी ने जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रखा था वो क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और गांधी जी ने कहा कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? लंदन। ध्यान रखना है, गोलमेज सम्मेलन अगर पूछा जाए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज, ये कॉपी में नोट कर लेना आप, गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ, पहली बात तो कहाँ पर आयोजित किए गए? तो ये तो ध्यान रखना, लंदन में आयोजित किए गए। कितने आयोजित किए गए? 3। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। तो ध्यान रखना, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। तो ऐसे करके कुल कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन, और लंदन में आयोजित किए गए। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? दूसरे गोलमेज। ठीक है। अगला है, भारत माता का छवि चित्र किसने बनाया था? ये ध्यान रखना है, अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर है जिसने भारत माता का चित्र बनाया था। किसका? भारत माता का। भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, बेगार से आप क्या समझते हैं? तो बेगार का मतलब जैसे होता है कि आ तो बेगार करवा दी। तो बेगार से हमारा तात्पर्य यह है कि बिना किसी पारिश्रमिक के, पारिश्रमिक मतलब बिना किसी, जैसे काम करवा लिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार। ध्यान रखना, पारिश्रमिक मतलब पैसे नहीं दिया, तो बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेगार। अगला है, अली बंधुओं के नाम लिखिए। ये अभी मैंने चर्चा किया था अभी, जो कि खिलाफत आंदोलन में थे। तो दो, इन्हीं के नेतृत्व में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो एक तो ये दोनों भाई थे, एक तो था मोहम्मद अली और एक था शौकत अली। तो ध्यान रखना है, और इन दोनों बंधुओं का संबंध किससे है? कौन से आंदोलन से है? ये भी ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन। किस आंदोलन से? खिलाफत आंदोलन। तो ध्यान रखना है, अली बंधुओं का संबंध किस आंदोलन से है? खिलाफत आंदोलन से। और अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। अगला है, रोलेट एक्ट का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो ये तो सिंपल सी बात है कि रोलेट एक्ट का विरोध, क्योंकि इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है। भाई इसके तहत क्या था कि जो मजिस्ट्रेट होता था उसको पावर दे दी गई थी, वो विष शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, उस पर बिना मुकदमा चलाए। ध्यान रखना, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संदेह, संदेह मतलब सिर्फ शक हुआ, हाँ इसको ये कुछ कर सकता है ऐसा, तो संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रोलेट एक्ट कब आया था? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रोलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ? तो क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी सरकार शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और जेल में रख सकती थी बिना मुकदमा चलाए, 2 साल तक। ध्यान रखना, 2 साल तक रख सकती थी। इसीलिए इसका भारत में क्या हुआ? और इसको बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहते हैं। अगला है,
कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न हैं यहाँ दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड पर आप टिप्पणी लिखिए। ये अभी हमने ऊपर देखा था, तो आपको बताना है। तो पहला तो ध्यान रखना, चोरा चोरी कांड कब हुआ ये तो मैं बता ही चुका, आपको याद भी हो गया होगा, 5 फरवरी 1922 को। दूसरा कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ये भी ध्यान होता है। क्या बोलते हैं, चोरी चोरा नामक स्थान पे हुआ। तो इसमें क्या था कि जो उग्र भीड़ थी उसने स्थानीय पुलिस जो थाना था वहाँ, क्योंकि वो क्या है कि मतलब उस समय आपको पता है असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, तो लोग क्या है कि रैलियाँ वगैरह निकालते हैं, हड़ताल वगैरह का आयोजन करते हैं। तो वो जब अपना प्रदर्शन कर रहे थे, तो प्रदर्शन के दौरान उनका मुकाबला सामना जो पुलिस से हुआ, पुलिस ने कुछ लाठी वगैरह ऐसा कुछ प्रयोग किया होगा वहाँ। तो भीड़ ने क्या किया कि उन पुलिस वालों को, वो जो नज़दीकी पुलिस थाना उसी में बंद करके पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें वह जो सिपाही थे वो क्या हो गए, जिंदा जल गए। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, चोरी चोरा कांड। ध्यान रखना है, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही यानी कि 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, चोरी चोरा कांड। क्या बोलते हैं, चोरी चोरा कांड। और इस कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन। ये भी ध्यान रखना है, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अगला है, तो ये चोरा चोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बारे में लिखना है। ये भी अभी मैं आपको बता चुका, ठीक से अच्छे से याद हो गया। पहले तो आपको साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। कितने सदस्य, 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध भारतीयों ने साइमन गो बैक नारे के साथ किया। ये सब आपको लिखना है इसमें। तो ध्यान रखना है, साइमन कमीशन के बारे में क्या लिखोगे, 1919 के अधिनियम की, क्योंकि 1919 का पहले एक अधिनियम आया था, उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया जाएगा, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले ही बैठा दिया ऐसा। तो 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 को भारत आया था। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कितने सदस्यों में, 7 सदस्यों में इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। ये आपको साइमन कमीशन के बारे में ध्यान रखना है। अगला है पूर्ण स्वराज की घोषणा। ये अभी मैं ठीक से बता चुका आपको। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में कहा गया था कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उन्होंने घोषणा ये भी की कि हम प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, और वह स्वाधीनता दिवस मनाएंगे हम 26 जनवरी को। और उसी दिन को याद रखने के लिए, ध्यान रखना साथियों, 26 जनवरी को ही हमारा जो है संविधान लागू किया गया। ध्यान रखना है, इसी दिन को याद रखने के लिए ये जो 26 जनवरी का संविधान लागू किया गया, उसी, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था ना संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको 2 महीने लेट लागू करने के कारण यही स्वाधीनता दिवस है, जो कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ, उसमें बनाने की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज्य का मतलब था कि हम पूरी तरीके से आजाद। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च पर टिप्पणी लिखी। तो दांडी यात्रा पे आपको लिखना है। तो ये भी बात आपने देखी थी पहले। तो दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है, 12 मार्च 1930 को साबरमती से। किसके खिलाफ, नमक कानून के खिलाफ। साबरमती आश्रम से शुरू होती है और कहाँ पर जाके खत्म होती है, दांडी स्थान पे। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा की, और इस यात्रा को दांडी मार्च भी, बस इतना ही तो याद करना है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू करके 6 अप्रैल 1930 तक दांडी तक ये यात्रा की। इसमें अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने की। नमक कानून के खिलाफ यह यात्रा की थी। ये सब आपको इसमें लिखना। ये पूना पैक्ट अपनाया गया, गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। ध्यान रखें, सितंबर 1932 में पूना में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जो कि पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार दलित वर्ग हेतु प्रांत और केंद्र विद्यार्थी परिषद में स्थान क्या कर दिए गए, आरक्षण या आरक्षित कर दिए गए। क्योंकि जो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था,
उसमें दलितों को जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। उसी के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे थे और फिर डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें दलितों के लिए कुछ स्थान की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये अपना पूना समझौता था। तो ये प्रश्न हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं साथियों। आपको इन प्रश्नों को ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करना है, और एक बार वीडियो अगर समझ में नहीं है तो आप पुनः देखना है। अगर आपको लगे कि उम, किसी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। नहीं देखा तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, पिछले वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।